और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है टेंशन मत लो, कौन सा नीट 12 साल बाद आता है, अगले साल फिर आ जाएगा, अभी 4 महीने बाद में। अभी कितना, अभी आपका चल रहा जुलाई चल रहा है, आपका जो जनवरी से फरवरी से फार्म भरने लग जाएंगे, बस कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है ना। 6-7 महीने बाद फिर आ जाएगा, क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। हाई नीट नीट का कितना तगड़ा हुआ बना रखा है। ये पेपर है मेरे पास नीट का 2022 का 2022 का, और केमिस्ट्री का पेपर देखा मैंने, सो सिंपल सो इजी। मुझे लगता है कि शायद इससे इजी पेपर नहीं बन पाएगा केमिस्ट्री का भी, ठीक है। और यहाँ तक कि बाकी सब्जेक्ट का भी आसान है पेपर, लेकिन बच्चों ने हवा बना रखा है कि हाई नीट का पेपर। साइकोलॉजी ख़राब हो रही है बच्चों की, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल ख़राब है। पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया, मतलब 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूरे मैं चेक कर चुका हूँ और 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 बात करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज से आया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर के हिसाब से मैं बताता हूँ। आज हम इस पेपर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर बताते हैं, फिर थ्योरी बताते हैं, फिर कंसेप्ट बताते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आया है, निकाला कहाँ से क्वेश्चन वो बताते हैं आपको, ठीक है ना। 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते आइए, फोड़ते पेपर को। ओके, सो मेरे पास जो पेपर है उसका कोड है T1, ठीक है। T1 कोड है, और T1 कोड वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है किसके अंदर क्या होता है, पेरिमेरिक का प्रोडक्ट्स फॉर्म और लिखा है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद, ठीक है। तो इनके साथ में किसके साथ रिएक्शन होती है, ठीक, क्या साइनोहाइड्रिन किसकी रिएक्शन करके बनता है। तो ये सारी रिएक्शन जो है आपकी कार्बोनिल से आई हैं, कार्बोनिल से, ठीक है। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से, ठीक है। तो उसमें से पेज नंबर मैं आपको बताऊं इसका, एनसीईआरटी का आप देखिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर है आपका 367 और 368। चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस चैप्टर से आपका जो है पेज नंबर 367 368 पेज नंबर देखेंगे एनसीईआरटी में, उसमें आपको इस जोगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए जरा। जैसे साइनोहाइड्रिन कब बनता है, जब हमारे पास ये सारी एल्डिहाइड की रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड कीटोन की मतलब कि CO और इस तरीके से, ठीक है। एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, पूरा चार्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो CO के साथ जब रिएक्शन करते हैं HCN की H+CN-, तो CN- यहाँ आएगा ऐसे करके, और ये ऐसा आ जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CO और CN, ठीक है, और OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सो ये जो रिएक्शन है, मतलब साइनोहाइड्रिन किससे बना है, HCN से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जैसे कि यही वाला है हमारे पास में CO, इस पर हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा लेते हैं। एल्कोहल क्या होता है, मैं उल्टा रिएक्शन कर देता हूँ, ROH, ठीक है। तो यहाँ से टूटेगा H+O-, तो O- ने अटैक किया यहाँ पर, और ये बॉन्ड ऐसे गया और H इस पर आ गया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो बन गई वो बन गई COH और OR। ये जो बना है इसे बोलते हैं एसीटल। एक्चुअली एसीटल और कीटल डिपेंड करता है यहाँ पर, अगर यहाँ H लेंगे तो ये बन जाएगा एसीटल, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए, साइनोहाइड्रिन, एसीटल, तो हमारे 2 ऑप्शन तो बन गए, एसीटल बन गया अल्कोहल से, ठीक है। अब इसके बाद बचता है सिप बेस। क्या होता है, इसी की रिएक्शन आप करा देंगे RnNH2 से। जैसे कि हमारे पास ये है C+O प्लस RnH2, आप ऐसे याद कर सकते हो, NH2R, ठीक है, RnH2 लिख दो, NH2R लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हम डायरेक्ट वाटर निकाल सकते हैं, या फिर तोड़ कर लिया हो, ऐसे कर लो, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा ऐसे बनेगा C+N और R, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम इस पर ये वाला चीज़ है, ये क्या होता है
कि यहाँ पर लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर आपके जो जा सकते हैं, और यहाँ पर अगर ये लोन पेयर भी इसको दे देगा तो यहाँ से H+ के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और H और R, ठीक है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 4, जो कि इस वजह से आ जाएगा प्लस का साइन। इसको बोलते हैं सिफ बेस, ठीक है, सिफ बेस, ये वाला जो सिंपल। तीनों ऑप्शन बन गए। चौथा ऑप्शन क्या बचा? ऑक्जिम, ठीक है। ऑक्जिम वाले केस में इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O प्लस क्या लिखा जाएगा NH2OH, ठीक है, NH और OH। डायरेक्ट वाटर निकाल दो अगर ना समझ में आ रहा हो तो हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH। इसे बोलते हैं ऑक्जिम। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोक्जिम, और अगर कीटोन है तो कीटोक्जिम। ये रिएक्शन पूरी दे रखी है पेज नंबर 367 के अंदर। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 51, ओके। तो इसके ये आंसर आ गए हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी से आया हुआ, बिल्कुल एनसीईआरटी का 52। क्या रहा कि H2O, H2S, H2Se और H2TE ये दे रखा है इनका बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की 2/2 पी ब्लॉक में से मिलेगा आपको, पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, ठीक है। इसका पेज नंबर है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 188, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 188 पर ये एज इट पूरा चार्ट दिया हुआ है, पूरा दे रखा है, रीजन भी दे रखा है, ठीक है ना। और लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ है बिल्कुल बाकायदा कि H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। H2O यहाँ आना चाहिए, ठीक है। क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट के बेस पे, लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर। तो इसमें जो लिखा हुआ लाइन ये कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, पहली बात तो फर्स्ट ही गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। देखो ना तो ये है ना वो है, ठीक है। क्या कह रहा कि इसमें कि इनका जो इन सारों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर वेट के बेस पर बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, मोलिकुलर वेट के हिसाब से तो H2 इधर है, ठीक है ना। तो इसका तो मोलिकुलर वेट कम होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल में ज़्यादा होता है। इन्होंने जो ऑर्डर दे रखा वही गलत है, और दूसरी बात भी इन्होंने गलत बोल रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, मतलब दोनों गलत है। स्टेटमेंट भी रॉन्ग, और स्टेटमेंट फर्स्ट भी रॉन्ग और स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग। फर्स्ट के हिसाब से आंसर आना चाहिए H2O सबसे ज़्यादा आ जाएगा, फिर उसके बाद में H2TE, H2Se, H2O। ये H2 उठकर वहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट होती है, ठीक है। और ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कह रहा कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पर? सिर्फ मोलिकुलर वेट पे बता रहा है, मोलर मास पे, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वाला आंसर इसका गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत है 52 में गए, और पेज नंबर 188 पर आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। एनसीईआरटी का देखो, हर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 53 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग विच इज़ नॉट करेक्ट मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ। तो इसमें जो दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है P = N1RT/V प्लस N2RT/V2 V प्लस N3RT/V। क्या ये डाल्टन के लॉ को फॉलो करता है? यस, फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि P = P1 + P2 + P3 ये डाल्टन्स लॉ होता है, ठीक है ना। सो इसको फॉलो कर रहा है आपका ये वाला फॉर्मूला, ये करेक्ट है। दूसरा फॉर्मूला दे रखा PI = XI × P, PI = XI × P कि nth ith जो कोई गैस दे रखी है उसके लिए प्रेशर पूछा। तो सीधी सी बात है, प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये भी जो है आपका जो गैस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है इसका PI = XI PI0,
ये वैल्यू गलत दे रखी है क्योंकि इसमें पी नोट दे दिया, सोलवेंट का प्रेशर दे दिया, ये यहाँ का नहीं है, राउल्ट्स लॉ के चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ। और उसने पूछा डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ को फॉलो करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ धीरे सीधा दे रखा है P = P1 + P2 + P3, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो है आपका NCERT का 147 147 पेज पर NCERT का, ठीक है, 147 पेज पर इसका पूरा फॉर्मूला दे रहा हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी NCERT का आया हुआ है 53, इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 53 का थर्ड। ओके, सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। 54 दे रखा असर्शन और रीजन। ओके, इन ए पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट an ionic solid is electrically neutral even if few of its cation are missing from its unit cell। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, प्लस माइनस बराबर मान के चलिए, तो ये बात तो ठीक कह रहा है, ठीक है ना। सेकंड इसका जो रीजन दे रखा है वो कह रखा है इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिसोलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट, है ना, मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये जो वर्ड दिया है इसने फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट को इसने एक्सप्लेन करा है। ऊपर वाला जो पॉइंट था वो फ्रेंकल आयनिक सॉलिड जो होते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों के अंदर होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में, ठीक है ना। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग होते हैं, और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ आपका जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइड पर पहुंच जाता है। सो दोनों के अंदर दोनों मतलब आयनिक सॉलिड में आएंगे, ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इसका जो रीजन है, रीजन आर, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दोनों बात ठीक है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसको ए को, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ए एंड बी दोनों आर करेक्ट, है ना, ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। इसका जो NCERT में आप देखेंगे तो पूरी लाइन बाय लाइन मिलेगा आपको। पेज नंबर है इसका, पेज नंबर NCERT का 24 सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, NCERT पेज नंबर 24 पर सॉलिड स्टेट के अंदर ये पूरा आपको मिल जाएगा, ऐसा कैसे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है RMgX + CO2, RMgX + CO2 एरो ड्राई ईथर, और Y बनाया, Y के बाद फिर H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करी और RCOOH ये बना दिया। ये क्वेश्चन NCERT में ऐसा कैसा ही छपा हुआ रखा है, बिल्कुल सेम। ओके, और क्वेश्चन का पेज नंबर मैं आपको बताऊं, इसका पेज नंबर है 376, चैप्टर का नाम है, पेज नंबर है 376 NCERT, ठीक है ना, और चैप्टर का नाम है कार्बोनिल्स या फिर एल्डिहाइड कीटोन, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्लस CA कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें ये रिएक्शन दे रखी है। अब इसमें पूछा ऑप्शन कि क्या बनेगा, Y क्या होगा, मैं इसको करके दिखाता हूँ Y क्या होगा। एक्चुअल में Y क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, RMgX, तो ये RMgX, R माइनस बनता है, MgX प्लस बनता है, ठीक है, और CO2 को C डबल बॉन्ड O। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, ये R माइनस यहाँ पर आया और एक बॉन्ड खुल जाएगा यहाँ से, तो बनेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O, और ये MgX जो है ये प्लस का जो था ये पूरा ये आपका इस पर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा MgX माइनस प्लस। ओके, तो इसी को आपने ऑप्शन बना के दे रखा है RCOO माइनस Mg प्लस X, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है थर्ड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, NCERT से जो का तो उठा कर रख दिया गया, 376 पेज पर है NCERT के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 56 है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज मैक्सिमम LP रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन किसमें ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। तो इसके लिए सीधा देखो, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है ना, कुछ नहीं करना होता है। आयोडीन है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 7th ग्रुप का, तो 7th ग्रुप का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 5 फ्लोरीन जोड़ दिए, 1 2 3
4 और एक 5, एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, SF4 में क्या होगा, S1 2 3 4 5 6 16 ग्रुप का है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, सीधा 4 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 4 और ये क्या है, लोन पेयर। ठीक है, और XCF2 जीनोन 8th ग्रुप का है, 0 ग्रुप का कह सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन जोड़ दो और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, और ClF3 7th का 1 2 3 4 5 6 7 और 3 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, 2 लोन पेयर हो गई। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्सन कब ज़्यादा होगा, जब लोन पेयर ज़्यादा होंगे तभी तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसमें ऑलमोस्ट 3 लोन पेयर है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, तो सब ज़्यादा किस में हो जाएगा, XCF2 में, क्योंकि इसके अंदर 3 लोन पेयर हैं, तीनों लोन पेयर का रिपल्सन रहेगा मैक्सिमम ज़्यादा है XCF2 के अंदर। सीधी बात है, नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिपल्सन ज़्यादा है। ठीक है, इसका मैं NCERT का पेज नंबर बताता हूँ आपको, ये NCERT में पेज नंबर 113 114, ठीक है ना, NCERT का पेज नंबर है 113 और 114 पेज नंबर है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 50। बताओ, सारे क्वेश्चन NCERT से आए पूरे। ठीक है, बिना वजह लोगों ने परेशान कर रखा है, हाय भैया नीट, हाय नीट, तभी तो बच्चों के फुल बाय फुल नंबर आते हैं नहीं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जिनको जो NCERT नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि NCERT पढ़ना शुरू कर दो महाराज। ठीक है ना, NCERT से क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरा पेपर NCERT से आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 कह रहा कि नोट एरोमेटिक इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है NCERT का पेज नंबर 399 है ना, NCERT पर हकल्स रूल दे रखा है पेज नंबर 399 में। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको ये मिल जाएगी कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, सीधी कि हकल्स रूल है ना, क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लेनर होना चाहिए और रिंग जो होती है प्लेनर होनी चाहिए और sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए और कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है ना, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है, 4 कंडीशन है, जरा देख लेते हैं। पहले वाले केस में रेजोनेंस है, हाँ भाई है, ये आपका बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल चार्ज, फिर डबल बॉन्ड सिंगल चार्ज, रेजोनेंस आ रही है। ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस ब्रेक हो गई, नो CCR, नो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस इस वाले ऑप्शन में। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर इसका है थर्ड। 4n+2 पाई करके देख सकते हो, कैलकुलेट करोगे, सबसे मेन चीज़ है पहले रेजोनेंस ही देख लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बन रहा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी sp2 सब में बन जा रहा है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो sp2 नहीं है, ये वाला sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है, इसलिए इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। पेज नंबर 399 पर हाइड्रोकार्बन में हकल्स रूल दे रखा है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 58 है, ये 4 ग्राफ दे रखे हैं इसमें और पूछा कि मैक्सिमम वर्क डन किस में है, मैक्सिमम वर्क डन। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधा मैं बताऊं आपको, PV कर्व दे रखा है, W = होता है P ΔV, सीधी सी बात है, ऐसे कह सकते हो। या और एक तरीका है इसका, सीधा इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर PV कर्व, कि PV कर्व के अंडर में कितना एरिया कवर होता है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे ग्राफ देख के थोड़ा डर जा रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना, देखो सीधी सी बात है, सबसे एरिया कवर किस में ज़्यादा जाएगा, इसी वाले में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में एरिया कवर सबसे कम रहेगा, ये वाला तो सीधी लाइन चलेगी है। ठीक है ना, और दूसरा तरीका यह है कि अगर ΔV करके देख लो, क्योंकि इसका वॉल्यूम अगर हम यहाँ से भी मानते हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ΔV ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा अंतर आएगा इसका, तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। पेज नंबर इसका दे रखा 165 है ना, पेज नंबर 165 NCERT
ठीक है ना। और थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आपका जो ये वाला क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट मिल जाएगी आपको, W=P∆V। सीधा सीधा NCERT से बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 59, मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन आपको NCERT में जो का तो इसकी सारी लैंग्वेज ऐसे की ऐसी छपी उधरी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन NCERT से कॉपी पेस्ट करा हुआ है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 NCERT का पेज नंबर दे रखा 321 है ना, पेज नंबर 321 और 322 NCERT का P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, NCERT का जाके देखो, सीधा सीधा मिलेगा आपको डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में क्या बोरोन होता है, 2 बोरोन होते हैं और उसमें H, ठीक है, H। वैसे तो खैर ये डैश करके दिखा रखा है ना, इस तरीके के बना लेते हैं हम, ठीक है ना। B2H6 और 2H यहाँ है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन क्या, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो 4 हाइड्रोजन हैं ये वाले, ये 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक, इसे बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल BH बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है आपका जो कैसा है, आर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो टर्मिनल बॉन्ड जो है आपके जो है BH बॉन्ड की बात कर रहा है, तो 2 तो सेंटर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसकी, ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसे बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल BH बॉन्ड। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, टर्मिनल BH बॉन्ड की बात कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरोन एटम लाई इन द 1 प्लेन। तो एक्चुअल में ये ऐसे ही होता है, ये प्लेनर होता है ऐसे कि इसके ऊपर नीचे ही वाला रहता है, ठीक है। तो इसको अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, ठीक है, एक प्लेन में। तो 4 हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में है और बोरोन को साथ में प्लेन ले रखा, और ऊपर नीचे वाला ये वाला ब्रिज एलिमेंट बोल सकते हैं, ब्रिज बॉन्ड, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, बोथ, ये भी ठीक है, मतलब बोथ द बोरोन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये गलत है क्योंकि एक बोरोन पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं हमको, तो एक बॉन्ड क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3, 4 बॉन्ड है sp3, 3 होते तो sp2 बोलते, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है, देयर आर 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो कैसे हैं आपके, जो 3 सेंटर्ड, ठीक। देखो जरा ध्यान से देख लो, जरा ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे ऐसे करके, ये बनाना बॉन्डिंग, क्या है, बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बोल देते। तो इसमें क्या होता है, 2 तो इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर हैं, एक हाइड्रोजन है, एक बोरोन है, एक बोरोन है। तो इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। और कैसे से कितने हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे वाला भी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो 2 बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आपका जो ये था डाइबोरेन, और इसका ऑप्शन बनता है थर्ड आंसर, ठीक है। थर्ड आंसर क्या कह रहा है, sp2, जो कि गलत कह रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, पेज नंबर 321 पे ऐसा कैसे मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 60 है, ये कह रहा है कि द एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल जो है उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ जो होती है उनकी ज़्यादा होती है किससे, फिनोल से, ठीक है, OH से। क्या ये सही कह रहा है? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल की एसिटिक स्ट्रेंथ क्या है, इनसे ज़्यादा है, ये कह रहा है एसिटिक स्ट्रेंथ। तो ये ठीक कह रहा है, क्यों? क्योंकि NO2 जो है आपका, जो NO2 क्या शो करता है, -I और -M, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ जल्दी भग जाएगा, ठीक है ना। H+ जल्दी भग जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी इसकी, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये ज़्यादा एसिड होते हैं इनसे, जबकि इसमें बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन द फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग नाइट्रो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रखा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई गलत बोल रहा है ना।
मतलब इन सब की सेम एसिडिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट जितनी दूर चला जाएगा उतना कम होता चला जाता है, ठीक है ना। तो इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इसकी पोजीशन के ऊपर, ओके। तो ये भी गलत है, इनकी सबकी एसिडिकेशन सेम नहीं होगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज नॉट करेक्ट। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका जो सेकंड आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड आंसर इसका है। और मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 337, ओके। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 337 पेज पर है। चैप्टर का नाम है एल्कोहल एंड फिनोल, है ना, एल्कोहल एंड फिनोल। इस चैप्टर में पेज नंबर 337 पे जाकर देख लो, डायरेक्ट दे रखा है, सीधा सीधा लाइन, बिल्कुल डिक्टो लाइन लिखी हुई है सेम एनसीईआरटी की, ठीक है ना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें जो ऑप्शन पूछा गया है O2 इज डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से आया हुआ है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 130 पर, पेज नंबर 130 और 135 पर क्वेश्चन है, 130 पर थ्योरी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 130 और 135 केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। सो ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, देखो इसमें देखो O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, है ना। सिंपल सी बात बताऊं आपको, O2 प्लस जो होता है वो डायमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक वर्ड गलत यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि जब फुलफिल्ड होता है या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब डायमैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन O2 प्लस में कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, अगर O2 का हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना, तो +1 का मतलब -1 = 15, तो इसके अंदर कितने आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 15 इलेक्ट्रॉन वाला डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक ही हो पाएगा। सिंपल सीधी बात है। देखो इसमें या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि इससे अगला जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 में इसमें दे रखा है O2 प्लस का, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 -2। इनके बॉन्ड ऑर्डर कहने के बॉन्ड ऑर्डर कितने कितने दे रखे हैं, ये देखा 2.5, 2, 1.5 और 1। देखो यहाँ मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। हालांकि लॉन्ग कट तो NB - NA/2, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसके बाद उसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे घटाकर और आपका जो 2 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है ना। मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, हालांकि इसमें भी यही आया है ना, सीधे सीधा ऐसे समझ लो, N2 का होता है 14 का होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3 होता है N2 का, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का, 14 इलेक्ट्रॉन का 3 होता है। अब 14 से नीचे और 14 से ऊपर, 14 से नीचे, ठीक है, ऐसे समझ लें। नीचे पहले ऊपर देख लेते हैं, जैसे N2 के बाद कितना आएगा आपका, ये इसके बाद कोई और देख लेते हैं, जैसे कि आपका जो 15 इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 2.5 और 16 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 2.0, 17 का हो जाएगा 1.5 और 18 का हो जाएगा 1.0। सीधा सीधा मतलब 0.5 का डिफरेंस है ना, 0.5 का डिफरेंस ऊपर को और 0.5 का डिफरेंस नीचे की तरफ को कर लेंगे, ठीक है। जैसे 14 है तो इसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा 2.5, 12 का हो जाएगा 2.0 और 11 का हो जाएगा 1.5 और 10 का हो जाएगा 1.0, ठीक है। एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताया मैंने आपको, ये सीधा सीधा इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि नाइट्रोजन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन वाले का 3, तो ऊपर 0.5 कम कर लो, नीचे 0.5 कम कर लो, ठीक है ना, या 2.5 0 to 1.5 0, ठीक है। अब इसमें देखो O2 का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 15, ये O2 प्लस का कितने लाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर। O2 वाले में आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस वाले में आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, O2 -2 वाले का 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसको देख लो, इस चार्ट को देख लो, इस चार्ट को देख लो सीधा सीधा, नहीं ना। देखो 15 वाले का कहाँ है, ये 15 वाले का 2.5, ठीक है।
है ना। इसके बाद क्या है 16 वाले का कितना 2.0, ठीक है, और ये सारे ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। गलत क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 61 और बहुत ही आसान था। तो इसके बाद क्वेश्चन है 62, ठीक है, देखते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62। इन 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट देयर इज, क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 500 ग्राम सोलवेंट, दूसरे में दे रखा है 100 ml। तो सीधी सी बात है, देखो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी होगा वो भी इसका आंसर कर देगा, ठीक है ना। क्यों कर देगा, देखो जरा ध्यान से, एक ग्राम मारा है कि आपका जो मोलल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी, मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सीधी बात है, मोल्स ऑफ पर केजी, केजी किलोग्राम या ग्राम में वेट, ठीक है ना। अब ग्राम में कौन कौन से ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। तो ग्राम वाले एक तो ये आंसर है, एक ये वाला आंसर है, तो ये दोनों तो कट गए ना, ठीक है। तो बचा क्या, या तो थर्ड या फर्स्ट। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंफर्म करेंगे, जरा देख लेते हैं। इसमें सीधा क्या कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दो। मोल कितने दे रखे हैं इसमें, 0.5 है ना, 0.5 मोल दे रखे हैं, ठीक है। और वेट ये पूछा वेट, तो कितना कर लेंगे, मोलैलिटी कितना दे रखा है 1 मोलल, तो सीधा किलोग्राम वेट कितना आ जाएगा, तो वेट इक्वल हो जाएगा मोल अपॉन मोलैलिटी। तो मोल कितना आपका 0.5 मोल अपॉन मोलैलिटी कितना है 1, ठीक है। तो अब ये किलोग्राम में जो वेट करनी है, तो वेट कितना 1000 रहेगा, ठीक है। तो अब ये वेट जो आएगा हमारा जो किलोग्राम में आ जाएगा, मतलब 0.5 kg, ठीक है। 0.5 kg को हम बदल देंगे किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 × 10⁻³ ये ग्राम में आ गया, इक्वल टू 500 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी। ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में इसकी जो कंसेप्ट है वो सॉल्यूशन वाले पेज में, चैप्टर में पेज नंबर दे रखा है 39, ठीक है। सॉल्यूशन एनसीईआरटी का है आपका पेज नंबर 39 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62 जो कि सिंपल क्वेश्चन था। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 63। देखो सामने लिख रखा है MnO4 चेंज हो रहा है Mn+2 में, Mn4 में होता +7, +7 से +2 में जा रहा है, और हाफ O2 जा रहा है H2O में, ठीक है। इसके लिए वैल्यू दे रखी है इतनी, ठीक है। हालांकि इन्होंने तो लिख रखा है Mn+2 चेंज इनटू MnO4, तो +2 से +4 जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, क्या दे रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। इस वाले केस में O2 जीरो से कहाँ जा रहा है, H2 में जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, O2 जीरो से -1 में जा रहा है, तो ये दे रखा है इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि कैथोड निकालोगे, एनोड निकालोगे, फिर उनको फिर आपस में जोड़ोगे, घटाओगे, तो उसमें लगता है बहुत टाइम। मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन करने का। हालांकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है पूरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीका है। ज़्यादा इधर उधर मत करो, ना कोई फॉर्मूला याद करना, आपको बस ये वैल्यू चेक करनी है। देखो इसने पूछा विल MnO4 लिबरेट O2, MnO4 O2 को लिबरेट करने में इन दोनों रिएक्शन को अगर करवाया जाए साथ के साथ, तो 2 रिएक्शन हमारे पास बनेंगी। कौन कौन से बनेंगी कि Mn+7 कन्वर्ट Mn+2 और O2 H2O चेंज इनटू O2। ये 2 रिएक्शन हैं कायदे में, ठीक है। जब ये 2 रिएक्शन होंगी तभी हमारे पास ये हो सकता है कि Mn+7 से O2 बाहर निकलेगी तब। तो दोनों रिएक्शन के लिए इसके लिए वैल्यू कितनी है, इसके लिए वैल्यू कितनी है, दोनों देख लेते हैं। जैसे इसके लिए वैल्यू कितनी, 7 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पर कितना है +7 है ना, तो +7 से +2 जा रहा है, यहाँ तो +2 से +7 जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए +7 से +2, तो उसका उल्टा कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना जाएगी, प्लस का 1.510, ठीक है। इसका पोटेंशियल तो इतना आ गया। दूसरी बात, इस वाले केस में क्या कर रहा है, O2 से H2 जा रहा है, O2 से H2, और हमें क्या चाहिए, H2 से O2 चाहिए, हमें चाहिए H2 से O2। तो जो वैल्यू ये रख के इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.223, ठीक है। एक वैल्यू प्लस की आ रही है, एक वैल्यू माइनस की आ रही है, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, बस खत्म कहानी है ना, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं जरा, देखो कितना, अब जोड़ने में क्या कोई घटेगा, क्योंकि ये वाला प्लस का, ये माइनस का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का
0.2, सो इसका आंसर रहेगा प्लस 0.287 जो कि आंसर आ रहा है फोर्थ, और इसका आंसर रहेगा यस, क्योंकि ये जो निकालेगा तो इतना आपका जो वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 59, ठीक है, पेज नंबर कितना है 59, और चैप्टर का नाम क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिमिलर क्वेश्चन है उसके अंदर, सिमिलर क्वेश्चन सेम, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है। सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना था बस ये देख लो टोटल वो पॉजिटिव आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है ना। टोटल पॉजिटिव मतलब तो रिएक्शन होती है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं वो जल्दी फास्ट होते हैं, नेगेटिव वाले मुश्किल होते हैं। तो हमें पता करना O2 निकालना, तो O2 निकालने के लिए हमको क्या करने पड़े, ये वाली वैल्यू घटानी पड़ेगी। ई सेल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही है, ई सेल वैल्यू जो आपकी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने से क्या होगा, इसका मतलब आपका जो है ये जरूर ऑक्सीजन निकलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो यस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन एज एनसीईआरटी की 2 कॉपी है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई बाकायदा। इसका ऑप्शन है थर्ड, द शेप ऑफ dxy yz zx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें जो है लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर है 59, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनसीईआरटी का पेज नंबर है ना, एनसीईआरटी का पेज नंबर 59 और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इसमें जो है साफ साफ लिख रखा है कि इन्होंने बोला कि dxy dyz dzx ये तीनों की सेम शेप बता रहे हैं, और dx² - y² और dz² इनकी सेम शेप बता रहे हैं, जो कि गलत है ना। इन दोनों की सेम शेप नहीं होगी, क्योंकि dxy इस वाले में क्या होता है, आपके पास ये x है ये y है, x पर लोब रहते हैं और y पर लोब रहते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, z होती है और z पे रहता है, बाकी ऐसे, तो दोनों की शेप अलग अलग हो जाएगी। उसने दोनों की सेम बोल रखा है, और इन तीनों की होती है इसी तरीके का xy yz zx, x और y इनके बीच में आ जाता है, ठीक है ना, y और z इनके बीच में आ जाता है, ठीक है, और z और x इनके बीच में आ जाता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल की शेप सेम है, 5वीं ऑर्बिटल डिफरेंट है, ठीक है। इसमें दे रखा है ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तीनों सेम, ठीक है ना। तो गलत है ऑप्शन नंबर, इसका जो थर्ड आंसर इसका गलत है, ठीक है। थर्ड ही आंसर इसका, इसमें पूछा इनकरेक्ट, ओके। ज़्यादातर क्वेश्चनों में इनकरेक्ट पूछा। पेज नंबर 59 एनसीईआरटी का एटॉमिक स्ट्रक्चर में डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन की लैंग्वेज ही दे रखी है पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 बोल रखा है कि 4 एलिमेंट दे रखे हैं जिनके आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉपर का, जिंक का, एजी का और आयरन का, ठीक है। और पूछा गया कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। तो रिएक्शन के लिए क्या होता है कि देखो, पहले मैंने इसका बता देता हूँ। जैसे कि रिएक्शन दे रखी है इसके अंदर CuSO4 प्लस Ag एरो Cu प्लस Ag2SO4, डायरेक्ट में इसका आंसर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें पूछा कैन नॉट अकर, ठीक है, तो आंसर तो इसका ये आ रहा है कैन नॉट अकर में, ठीक है ना। तो लेकिन कैसे इसका आंसर आ रहा है इसको बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, हम सीधी बात करेंगे। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है सेल का, ठीक है, तो वो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, सीधी सी बात। अब देखो कॉपर जा रहा है, चेंज हो रहा है, कॉपर +2 से जा रहा है 0 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, कितना 0.34 पॉजिटिव, ठीक है। और Ag 0 से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, Ag प्लस में। अब देखो यहाँ से देख लो, ये Ag प्लस से Ag जाता, अगर इधर से इधर जाता तब तो पॉजिटिव आता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 0 से प्लस में जा रहा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की, तो -0.80, ठीक है। अगर हम टोटल वैल्यू करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0.34 और -0.80, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, इसके हिसाब से आ जाएगा आपका जो कितना आएगा, -0.45, ठीक है। तो -0.45 आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सीधी बात। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और ये ऑप्शन कौन सा है इसका, ये थर्ड है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। सो बाकी और देख सकते हो, जैसे एक रिएक्शन रखी है CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu। ये मैंने बहुत शॉर्टकट तरीका बताया, ना कैथोड देखना ना एनोड देखना, कुछ नहीं देखना, आप डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
देखो कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। Fe 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, ठीक है, +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर +2 0 में जा रहा है 0.34, तो इसका आ रहा है 0.34, इसका कितना आ रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। देखो अब ये वाले देख लो, ये कितनी है, +2 से 0 में, ठीक है, इसको पलट देते हैं तो ये कितना आएगा, प्लस का 0.44, दोनों प्लस वैल्यू आ गई, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो जोड़ेंगे तो दोनों आंसर प्लस पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल बढ़िया, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाली नहीं होगी। समझ में आ गया। ये था इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका है, जो कुछ नहीं करना, रिएक्शन लिखनी है और ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है बस, ठीक है। 65 का ये आंसर मैंने बता दिया। एनसीईआरटी की बात करता हूँ जब, तो एनसीईआरटी में इसका जो पेज नंबर, एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 72 दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पेज नंबर 72, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट और सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 है, इसके अंदर क्या कर रखा है, पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, एक दे रखे ये वाले और एक ये पूछा गया, सीधा सीधा पूछे, देखो सीधी सी बात है भैया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच में फ्लोरीन के पास में होते हैं 3 लोन पेयर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और GeH2 इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जिसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में हो जाएगा। और बाकी बचा क्या, MgH2 जो कि है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ में क्या था, ए का फोर्थ, चलो मैं डायरेक्ट बता दूँ, फोर्थ आंसर इसका है, ठीक है। और पेज नंबर की बात कर लेते हैं, पेज नंबर आ रहा है 288, ठीक है, एनसीईआरटी में, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पेज नंबर 288 पे देख लेना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का बनाया है इन्होंने, थोड़ी लैंग्वेज घुमाया और कुछ नहीं है ना। द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, ये ग्राफ दे रखा काइनेटिक ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, और पूछा कि क्या 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, बस यही पूछा। तो आप इसको देख लो, 0 ऑर्डर में क्या होता है, 0 ऑर्डर में क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या दे रखा है, y दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। अब y पर क्या लेगा, ये x पर क्या लेगा, y पर ले सकता या तो कंसंट्रेशन ले रखी है, और x पे क्या ले रखा है, टाइम, ठीक है। पहले में y पे कंसंट्रेशन, x पे टाइम, दूसरा y पे क्या ले रखा है, रेट कांस्टेंट, ठीक। अब देखो रेट कांस्टेंट मतलब k, y पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और x पे कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। अब हम डायरेक्ट बात बताते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है R0 के, ओके, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है R0 के, और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है R0 के। तो अब सवाल बनता है इसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, अगर यहाँ लेता हूँ कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर टाइम लेते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ टाइम ले, तो टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन फिक्स है, तो कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑप्शन इसका आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या कर रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर में इसने लिख रखा है y = टी हाफ और x = कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखा है, y = रेट और x = कंसंट्रेशन, y = रेट और x = कंसंट्रेशन। क्या ये चीज़ें 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए संभव है, देखते हैं जरा। y = रेट, अगर रेट यहाँ रखें, ठीक है, और x = कंसंट्रेशन, तो चूंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्ट नॉट प्रोपोर्शनल ऑन R0, क्योंकि 0 ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता रेट के ऊपर। रेट कांस्टेंट जो है आपका जो है, या रेट किसी भी मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है, उसे 0 ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। तो डिपेंड नहीं कर रही रेट कंसंट्रेशन पर, तो रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करी, तो अगर यहाँ रेट कर देंगे, यहाँ कंसंट्रेशन कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे रेट और यहाँ पर कर देंगे कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही,
कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ भी रेट उतनी की उतनी है। ठीक है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ये वाली कंसेप्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाली कंसेप्ट बन रही है। ठीक है, y इक्वल टू टी हाफ और x इक्वल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके, तो इसके ये वाला आंसर आ जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक, ओके, पेज नंबर की बात करते हैं। पेज नंबर इसका दे रखा है 111। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का पेज एनसीईआरटी का पेज नंबर 111 में आपको ये पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 68, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट Al+3। ये फ्लोकुलेशन पावर की बात कर रहा है कि Al+3 Ba+2 और Na+, इनकी फ्लोकुलेटिंग पावर जो होती है वो उसका ऑर्डर दे रखा है। ओके, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है NaCl। ठीक है ना, कोगुलेशन पावर। ठीक, NaCl, Na2SO4 और Na3PO4। ठीक है, देखिए पॉजिटिव पहले वाले में दे रखा है किसका, नेगेटिव सोल का। नेगेटिव सोल का जो है नेगेटिव सोल है ना, नेगेटिव सोल की फ्लोकुलेटिंग पावर का ये वाला ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सोल के लिए ये वाला ऑर्डर बिल्कुल गलत है, इसका उल्टा होता है। मतलब क्या होता है कि कायदे में ये ऐसा हो जाना चाहिए था, ज़्यादा चार्ज रहेगा ज़्यादा फ्लोकुलेशन पावर रहेगी। ये डायरेक्ट आपको पूरे लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर 144 है ना, पेज नंबर 144। और ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का ये चैप्टर क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सो क्वेश्चन नंबर 69, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 और ICl बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ICl बॉन्ड वीकर रहेगा I बॉन्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा सीधा। और ये इसका बिल्कुल पूरा लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी का पेज नंबर 207 में, पी ब्लॉक में है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट में देख लेना। तो ICl जो है, ICl क्या है, इज मोर रिएक्टिव देन I2। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्टिव होगा, सिंपल बात है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। वेट पूछा है, किसका वेट पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3। तो इसकी रिएक्शन दे रखी है CaCO3 + 2HCl एरो CaCl2 + CO2 + H2O। ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें पूछा गया वेट, पूछा गया कि न्यूट्रलाइज करना है कैल्शियम कार्बोनेट का 95% वेट लेकर, जो कि HCl से न्यूट्रल हो जाए। पहले तो जो रिएक्शन दे रखी है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रिएक्शन के हिसाब से सीधा कि इसके मिलीमोल और इसके मिलीमोल बराबर कर देंगे, लेकिन अंतर इतना है, इसमें 2 मोल ले रखे हैं, यहाँ पर 1 मोल ले रखा है, तो इसके डबल हो जाएंगे ना। तो ऐसा करेंगे 2 × मिलीमोल, इसके 2 मिलीमोल इसके मिलीमोल के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो सीधा 2 × mv इक्वल टू mv, m1v1 m2v2, इस तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इन्होंने, वैल्यू दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू m2 कितनी दे रखी है, 0.5 × v2 कितना दे रखा है, 50 ml। ठीक है, 50 ml, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, और m1 कितना, m1v1 हमें पता नहीं कितना है। ठीक है ना, इसने बस इतने पूछा, तो हम क्या करेंगे, m1v1 का हमें निकालना है, तो m1v1 इक्वल टू आ जाएगा /2। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो या अभी ऐसे ही रहने दो। तो mv की बात कर लेते हैं, हाँ, एक फॉर्म होता है, w बराबर होता है mv/1000 होता है, मोलैरिटी वाला। ठीक है, तो यहाँ से mv निकाल लो, तो mv कितना आगा, m × v बराबर आगा w × 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख दो डायरेक्ट, तो होगा w × 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट बराबर 0.5 × 50/2। ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसकी डायरेक्ट वैल्यू कर लेंगे। मोलिकुलर वेट कितना है इसका, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो w × 1000 अपॉन 100 से 0 से 0 काट दो, 0 काटो तो 10 है, 10 इधर आ जाएगा आपका। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डायरेक्ट बता देता हूँ, w बराबर आपका आ जाएगा जो 0.5। ठीक है, 0 0 25, तो ये आ जाएगा आपका 1.25। ठीक है,
डायरेक्ट आपका आएगा 1.25। अब 1.25 वेट आ गया, लेकिन उसने पूछा है 95%, तो 95% वेट इधर रखेंगे ना, तो इसका करते हैं 95/100 इक्वल टू 1.25, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो W इक्वल टू आएगा कितना 1.25 इंटू 100 अपॉन, तब आंसर आएगा इसका 1.35 या 1.32। तो इसका आंसर आएगा 1.32, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आंसर है इसका। ये क्वेश्चन हालांकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके का, पेज नंबर 28 है ना, एनसीईआरटी पेज नंबर है 28, सम बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है ना, ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1.35, सेम क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपका जो मोल पूछा था, इसमें वेट पूछा है, ठीक है ना। सो Q इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1.35 दे रखा है एनसीईआरटी का, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट चैप्टर, ओके, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, ओके। क्वेश्चन नंबर 71, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, पॉलीमर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो फाइबर्स प्रोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहला ऑप्शन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द ऑन द हीटिंग और कूलिंग रेस्पेक्टिवली। थर्मोसेटिंग polymers are reusable or elastomers have polymer chain held together by weak intermolecular forces। So देखिए इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, जैसे कि जो कि एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, इसमें दिख रहा है रीयूज कर सकते हो, तो ये नोट करेक्ट है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेगा, और इसका पेज नंबर है 435, 435, ओके, पेज नंबर 435 में है, और पॉलीमर वाले चैप्टर पर, ठीक है ना, पॉलीमर वाले चैप्टर में। और सीधा सीधा इसका सीधा सीधा मैं बताऊँ आपको, वल्केनाइज्ड रबड़ जो है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, और वो इसको पूरा इंडिकेट करता है। जैसे रबड़ होती है, अब जो एक बार बन गई तो बन गई, उसको कहाँ पर रीयूज कर सकते हो, रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो थर्मोसेट हो चुका, वो हीट करने पर सेटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर वाला जो ऑप्शन था थर्मोप्लास्टिक, उनको यूज कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक में क्या हो जाता है, वो क्योंकि लिखा है कि कूल करने पर, हीट करने पर सॉफ्ट हो गया, कूल करने पर हार्ड हो गया, दोबारा हीट कर दे दोबारा सॉफ्ट हो गया, जैसे प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। तो उनको हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते, थर्मोसेटिक पॉलीमर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एग्जाम्पल रबड़ में है, तो रबड़ को आप कैसे यूज करोगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ओके। 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना भैया, क्या बनाना, क्लोरोबेंजीन। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर फोर्थ आ रहा है। फोर्थ क्या है आंसर, बेंजीन, Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है जो कि बेंजीन पर करी जाती है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 400 का क्वेश्चन आया है, 400, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का पेज नंबर 400 पर मिलेगा आपको हेलोजिनेशन हेडिंग, उसके अंदर आता है बेंजीन का हेलोजन करते हैं, बेंजीन लेते हैं हम, ठीक है, और बेंजीन के पास Cl2 की रिएक्शन कर देते हैं और FeCl3 लेते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ वैसे आपको, ठीक है ना। होता कुछ नहीं है, क्लोरीन होता है Cl और Cl के पास लोन पेयर होते हैं, Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो ये लोन पेयर इसमें डाल देते हैं और क्लोरीन यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से Cl+ बनता है। क्या बनता है, Cl+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल फिर ऐड होएगा इसके अंदर, ठीक है, इस पर बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये Cl लग गया, ठीक है, डायरेक्ट बना सकते हैं। समझना चाहो तो समझ सकते हो। क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ दिया, खोल दिया, किधर की तरफ को खोल लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ इधर तोड़ लिया, माइनस बनाया प्लस बनाया, ठीक है ना, और Cl+ था, ये माइनस इस पर चला गया और Cl जुड़ गया, ठीक है, ये Cl जुड़ गया यहाँ पर, और ये प्लस है और यहाँ पर बाकी बॉन्ड है। इस प्लस को रेजोनेंस दिखाएंगे, घुमाएंगे रिंग के अंदर, इस प्लस को देखा देखी ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर को ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा, और ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है,
यहाँ पर, और फिर लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखो जरा ध्यान से, फिर प्लस यहाँ आ गया, यहाँ पर Cl है और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस प्लस को यहाँ पर बगल में क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और H+ भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है, और प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला -H+, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि Cl+ आ रहा है, ये रहा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर है ये वाला, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की मेथड है ये आपका, ठीक है, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 71, आंसर इसका 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये कह रहा है, इसमें कह रहा हूँ कि इनका मैचिंग द क्रॉस मैचिंग का है, लिथियम, सोडियम, KOH और सीजियम, ये इन सब का मैचिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा NCERT से आया हुआ, बिल्कुल डिक्टो। NCERT में आप जाओगे कि कौन से चैप्टर में जाएंगे, S ब्लॉक में, ठीक है ना। S ब्लॉक के अंदर पेज नंबर है 303 S ब्लॉक। S ब्लॉक में सबके जो S ब्लॉक के यूज दे रखे हैं, यूज S ब्लॉक के यूजेज में लाइन बाइज लाइन लिखा हुआ है कि लिथियम जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है, ठीक है, सीजियम फोटोकेमिकल सेल में यूज होता है, और KOH जो होता है वो एब्जॉर्बेंट फॉर CO2, और Na इसका ये आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है आपका 3rd। आंसर कितना आ रहा है 3rd में वही बने हुए मैचिंग द वर्ड, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ओके, सो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा NCERT का 2 कॉपी पेज नंबर में बता चुका हूँ 303। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा है रिगार्डिंग एंजाइम्स। ओके, एंजाइम्स के रिगार्डिंग, तो पहला है लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायोप्रोसेस। ये सबको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड, ये गलत है। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड जो लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड नहीं होता, क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन से, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, नाइदर पॉलीसेक्राइड। ओके, तो ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है इसका, सेकंड आंसर, इसका आंसर है सेकंड। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा रहा हूँ उसमें, इसलिए। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्टेट, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन NCERT में पेज नंबर 425 पर लिखा हुआ पूरा है ना, पेज नंबर 425 NCERT का है। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स का टॉपिक है, उसके अंदर लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, पॉलीसेक्राइड का मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन पूरा NCERT का है सारा, मैंने बताया ना सारे क्वेश्चन NCERT के हैं, बहुत हलवा है हलवा। 75 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा है कि मैचिंग द वर्ड एंटासिड, ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक, एनाल्जेसिक और एंटीमाइक्रोबियल, ये केमिस्ट्री इन एक्शन जो है या एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उस चैप्टर के अंदर मिल जाएगा आपको NCERT का पेज नंबर 251, 52, 53, है ना। 251 पे ये दे रखा है, 52, 53, है ना, 51, 252 और 253, तीनों पेजों पे एक एक करके, एक में दे रखा है, एक में सीधा सीधा दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, लास्ट का चैप्टर है, बिल्कुल सबसे लास्ट का केमिस्ट्री का सेकंड पोर्शन, ठीक है ना। अब इसका आंसर की बात कर लेते हैं। एंटासिड जो होता है वो सिमेटिडीन, ठीक है, और देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, मॉर्फिन सबको पता है एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं, इसको बना लो बस, इसी से आपका मैच हो जाएगा सारा, ठीक है ना। और बचा क्या, ये एंटीहिस्टामिनिक आता है सेल्डेन, और एंटी माइक्रोबियल जाएगा ऊपर साल्वर्सन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ऐसा करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट बताना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2, कह रहा कि K की ऑक्सीडेशन नंबर KO2 में +4 बता रखा है। भैया पोटेशियम है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, +1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, हमेशा इसकी +1 ही रहेगी, या 0 या +1 बस, ठीक है, और कोई दूसरी नहीं रहेगी। तो +1 पॉसिबल है, +4 नहीं पॉसिबल है, तो ये सीधा सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज +4। ये जो NCERT का क्वेश्चन है, ये वाला एक NCERT के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, सेम का सेम। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछिए KO2 में, ठीक है, जहाँ पर आपका जो पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 302 S ब्लॉक,
क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10.1, 302 पे 10.1 क्वेश्चन है एक, है ना, उसके अंदर मिल जाएगा आपको पेज नंबर 302, ये वाला KO2 का, ठीक है। इसके बाद इसकी जो अगली लाइन है वो क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये भी पेज नंबर 300 पर है, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, पेज नंबर दूसरे का कितना है 302, 302 इसका है पेज नंबर 300, ठीक है। 302, 302 और 300, 4 ऑप्शन इन दोनों पेजों पर मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के, ठीक है ना। सो बात करते हैं इसमें क्या, ठीक है। सो K का ऑक्सीडेशन नंबर 4 नहीं होता है, होता कितना है, +1 होता है। अब कैसे होता है मैं ये बता देता हूँ उसको। देखो एक्चुअली ये जो है ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड ऐसे समझ सकते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड K, ठीक है, इस तरीके का इसका बनता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो K पर +1 रहता है हमेशा। ये मैंने एक तरीका बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है ना। और ये होता है O2-1, ठीक, O2-1 आप इसके हिसाब से देख सकते हो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -½ तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के -½ होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। और पोटेशियम का +1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है +1 और यहाँ पे दे रखा +4, गलत दे रखा है, ठीक है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, सिंपल है, हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे ही, ठीक है ना। और लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल, ये भी ठीक है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये इनमें से सिर्फ एक पहला वाला आंसर गलत है, ठीक है। तो 76 का कौन सा है, फर्स्ट आंसर, जो कि आंसर इसका माना जाएगा गलत है, ऑप्शन इनकरेक्ट में, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, गैडोलिनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ 3rd IP बिकॉज, तो सीधा सीधा इसका आंसर है हाई एक्सचेंज, है ना, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, ये इसका आंसर है पहला, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी वो कम होती है उसकी GD की, ठीक है, GD की 3rd IP क्या होती है, लो होती है। क्यों होती है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, एक्सचेंज एंथैल्पी पता होगा। सो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 77। एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी पे पेज नंबर 236 पर, 236 पेज नंबर पे दे रखा है D एंड F ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक के अंदर, ठीक है, 236 में सीधा सीधा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि जेल डाल मेथड से नाइट्रोजन किस में बना सकते हैं, किस में नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो देखो इसका सीधा सीधा मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि जेल डाल मेथड जो यूज होता है वो कहाँ यूज नहीं हो सकता, कांट यूज फॉर, किसके लिए नहीं कर सकते। तो देखो ऐसे समझ लो कि एक तो होता है एजो ग्रुप, ये वाला एजो ग्रुप है, ठीक है ना, एजो एक ये वाला ग्रुप है नाइट्रो, ठीक है, और ये क्या है रिंग। तो फॉर एजो ग्रुप के लिए नहीं कर सकते और नाइट्रो ग्रुप के लिए भी नहीं कर सकते, और क्या ये वाला, और नाइट्रोजन इन रिंग, इन तीनों के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं क्या, जेल डाल मेथड का यूज। तो कौन से में कर सकते हैं, कौन से में कर सकते हैं, इस वाले में। अब क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण सीधा सीधा ऐसा एनसीईआरटी में तो लिखा हो, लेकिन कारण सीधा सीधा क्या है, क्योंकि ये तीनों क्या है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन नहीं बनाते, अमोनियम आयन नहीं बनाते हैं, ये तीनों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रिंग के अंदर वो भी नहीं बना पाएगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, सिर्फ NH2 है जो बना सकता है। ओके, इसीलिए ये वाला इसका आंसर है। पेज एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं बताऊँ आपको, एनसीईआरटी का पेज नंबर 366 पे लिखा हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में पेज नंबर 366 पे ये आंसर दे रखा है, इसका सीधे सीधे लाइन लिखी हुई है ना, 78। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया, हर क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं, क्वेश्चन नंबर 79 पार्ट करते हैं, ये भी एनसीईआरटी से आया पूरा। देखो इसमें पीएच पूछा गया है, ये कह रहा है कि क्या नाम है कि द पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 m सोडियम एसिटेट एंड 0.10 m एसिटिक एसिड इज, कितना है उसके लिए, ये 4 चीज़ दे रखी है। इसका दे रखा है एसिटिक एसिड का इतना, इसका इतना दे रखा है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, एसिटिक एसिड क्या है, साल्ट, और ये क्या है, एसिड, ठीक, और pKa दे रखा, सीधा सीधा फॉर्मूला है pH = pKa प्लस log साल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो
सीधा सीधा फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ रख देंगे, एसिड के यहाँ कर देंगे, डायरेक्ट रख देंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स है ना आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। कह रहा कि एल्डिहाइड, ठीक है, अरे RCHO और RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा बता रहा है एल्केन से। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा रहेंगे क्योंकि क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है इसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल, ठीक है, और ये जो है किससे है, एल्कोहल से, ROH, ठीक है, एल्कोहल से बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है और इनका ज़्यादा है। तो सवाल ये बनता है कि ये क्वेश्चन कैसा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दोनों बात सही कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका इससे ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इस वाले केस में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th, ठीक है। अब पेज नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया है आपका पेज नंबर 364, 364 इस पेज पे मिलेगा आपको, और चैप्टर का नाम आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन, है ना, एल्डिहाइड कीटोन। इस चैप्टर के अंदर 364 पेज पे आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81, डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक। ग्रेफाइट आयनिक कहाँ होता है, ग्रेफाइट भी कोवेलेंट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो गलत होगा ना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखा, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज एट ड्राई लुब्रिकेंट, ये भी नहीं है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नहीं, 3 डायमेंशनल होता है। और बचा क्या, sp3, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, ग्रेफाइट इज sp2, ये बिल्कुल ठीक है ना। डायमंड जो होता है, ये पता है आपको, डायमंड जो होता है वो sp3 होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर इसका है। और एनसीईआरटी की बात करते हैं तो पेज नंबर 326 देख लेना, है ना, 326 पेज पर है ये आपका, ठीक है। और कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में पेज नंबर 326 पर आपको मिलेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 82। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बोल रहा है कि मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। इनएंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज लिख रखा है, इनएंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, ठीक है ना, जबकि इसमें नॉन नहीं दे रखा, खाली सुपर इमेज दे रखा है। तो इसका सेकंड आंसर है यही आपका, जो इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी और मैं पढ़ लेता हूँ। दूसरा पहला ऑप्शन दे रखा, प्रोडक्ट, हाँ, ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन हैविंग किरलिटी एट रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन होता है, सबको पता है। SN2 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन होता है, सबको पता है, ओके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है तीसरा, ए रेसिमिक मिक्सचर हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर रहेगा तो 0 ऑप्टिकल रोटेशन रहना ही रहना है, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनएंशियोमर, बट 50% D और 50% L, तो 1:1 रेशो में मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है 307 पेज पे, पेज नंबर 307 पर आपको पूरा लाइन लिखी हुई है ऐसी कैसी, ठीक है। कहाँ पर, हेलो एल्केन में, ठीक है, हेलो एल्केन के पेज नंबर 307 पर ये ऐसा कैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का आया हुआ, IUPAC ने पूछा है 119 का, 119 का। तो आपको पता है 1 का मतलब अन और इसको बोलते हैं इन, ठीक है, अन इन नियम। सीधा आंसर है इसका अन इन नियम, मतलब कौन सा है ये आपका फोर्थ आंसर इसका, ठीक है। पेज नंबर की बात कर लेते हैं। तो पेज नंबर इसका जो रहेगा वो है 80, पेज नंबर 80 पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल में पेज नंबर 80 पर आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 84। अब है क्वेश्चन नंबर 84 जो कि दे रखा है, इसका IUPAC नाम पूछा है, क्या है, AgH2O का होल ट्वाइस AgCN। तो सीधे सीधे इसका नाम कैसे बनेगा, देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। पहली बात तो कैटायन पहला होता है और एनायन बाद में होता है, ये तो पता है कि फर्स्ट कैटायन सेकंड एनायन होता है। तो कैटायन है तो पॉजिटिव वैलेंसी आनी चाहिए, एनायन पे नेगेटिव आनी चाहिए। तो अब देखो कैटायन का पॉजिटिव, अब Ag है, H2O पे तो 0 होता है, तो अगर इस पर Ag+1 मान के चलते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ +1 रहेगा, ओके। अब जब +1 इस पर रहेगा तो दूसरे वाले पे भी कितना रहेगा, -1, ओके, -1 यहाँ हो गया।
-1 के हिसाब से इस वाले पे कितना आएगा, AgCN है, CN का 2 होता है तो माइनस का 1 होता है इसका, तो -2 इसका हो जाएगा, तो -2 -1 करना है हमको, तो यहाँ कितना चाहिए, प्लस का 1। दोनों एटम के पास सेम वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है, +1 और +1। और +1 वाला जो ऑप्शन है वो आप लिख देंगे इसमें सीधा सीधा। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, देखो जरा क्या नाम है इसका, हाँ अब आप बना लो इसमें, देखो ये 2 है तो डाई एक्वा, और आपका डाई एक्वा के बाद आ जाएगा क्या नाम है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर हो गया, ब्रैकेट में फर्स्ट, और इसके बाद में इसको आ जाओ डाई साइनाइडो, है ना, डाई साइनो अर्जेंटेट और फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो कैटायन होता है उसका जो कैटायन मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, वो हम सिंपल नेम से लिखेंगे, और जो एनायन का जो मेटल होता है उसको हम लिखते हैं अर्जेंटेट या 8 लगाते हैं उसके आगे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसका आंसर है 3rd। अब बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 250, ठीक है, पेज नंबर 250 पर इसका वैल्यू बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 250 पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पेज नंबर 250 पर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा। उसमें क्या कर रखा है, AgH2 की जगह NH3 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो सेम क्वेश्चन है, आप देख लेना जरा जाके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया, 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट है, सही करेक्ट है, ठीक है, नहीं है तो देखो जरा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायजोनियम साल्ट, ठीक है, बात तो ठीक कह रहा है, ओके। दूसरी बात क्या कह रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम साल्ट विच आर स्टेबल इवन एबव 300 के। डायजोनियम साल्ट जो बनता है वो 300 के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये वाला गलत कह रखा है, मतलब फर्स्ट तो ठीक है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत कह रखा है। मतलब ये सीधा सीधा मैं आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 401 पे लिखा हुआ है, ऐसा कैसे ही पेज नंबर 401 देख लेना, अमीन के अंदर, अमीन्स है ना, अमीन्स के अंदर पेज नंबर 401 पर ये पूरा 2 लाइन लिखी हुई हैं, एक में प्राइमरी एलिफेटिक के साथ, प्राइमरी एरोमेटिक के साथ, दोनों के साथ लिखा हुआ है। प्राइमरी एरोमेटिक के साथ में टेम्परेचर जो दे रखा है 270 केल्विन के आसपास कुछ दे रखा है, 300 नहीं दे रखा है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 85 तो सीधा एनसीईआरटी से आया, आंसर इसका हो गया, इसका आंसर आ रहा है 2nd, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट और 2nd इज नॉट करेक्ट। पहले में प्राइमरी मीना RNH2 है और दूसरी में क्या है, एरोमेटिक NH2, ठीक है। ये वाला जो है HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, HNO2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, RN2Cl। ये वाला HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है बेंजीन रिंग N2Cl। ये कुछ स्टेबल होता है लेकिन ये वाला अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा कि स्टेबल तो दोनों में से कोई सा भी नहीं है, ये वाला अनस्टेबल होता है और ये वाला स्टेबल होता है, लेकिन कुछ हद तक, लेकिन पूरी हद तक नहीं, ठीक है ना। ये स्टेबल तो दोनों में से कोई सा भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो इसका जो है, लेकिन बात ये कह रहा कि वो वाला अनस्टेबल है ज़्यादा है, ये वाला कम अनस्टेबल है, लेकिन 300 के ऊपर तो दोनों ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो 300 मोर देन 300 लिखा हुआ है ना, वो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट 2nd, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, 2nd इज नॉट करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया है, पेज नंबर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो थोड़ा सा बना हुआ है स्ट्रक्चर, देखो मैं डाट बताता हूँ कि इस पर क्या दे रखा है, CN लिया है, ठीक है, और CN के साथ में रिएक्शन कर रखी है LiAlH4 और NaNO2 और H2O। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन वाली बात ना, सीधा सीधा पहला रिडक्शन कर दो, दूसरा इसका सैंडविच रिएक्शन है, ठीक है, H2O के साथ में, नंबर तीसरा ऑप्शन। तो क्या होगा, जब रिडक्शन करेंगे तो CN कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 के अंदर, CH2NH2 में ये LiLH4, जब इस पर रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको जब फिर हम दोबारा से NaNO2 करेंगे, NaNO2 सैंडविच रिएक्शन जो बता रहा था N और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH2N2Cl, ठीक है, और N2Cl फिर बाद में वापस में फिर हमारा HOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 और OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, ये है ऐसे CN है तो CH2OH, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है सीधा सीधा थर्ड आंसर करेक्ट है। इसका भी पेज नंबर मैं बताऊँ आपको, पेज नंबर 2 पेज हैं, एक तो अमीन के अंदर 393 अमीन्स,
और पेज नंबर 332 332 ये है अल्कोहल एंड फिनोल के अंदर, अल्कोहल एंड फिनोल, मतलब आधी रिएक्शन तो वहाँ मिलेगी, आधी रिएक्शन वहाँ मिलेगी, ठीक है, पहली वाली रिएक्शन ऊपर मिलेगी। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एज इट एज पेज नंबर 393 में, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ना। आंसर इसका आ गया है 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा कि एसीटोन रिएक्ट करता है 2 पेंटेनोन पर, एसीटोन रिएक्ट करता है 2 पेंटेनोन के साथ में और NaOH रहता है साथ में, ठीक है ना, डाइल्यूट, तो क्या नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात देखो आप, क्या नहीं बनना हमारा भाई, देखो ऐसे देख लो, हमारे पास CH3COCH3 है, ये पहली बात तो रिएक्शन कौन सी है, इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और एल्डोल में भी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, ठीक है, सेल्फ तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला CH3 यहाँ से H निकल जाता है, ये उस पर अटैक कर जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो है, जो ऑक्सीजन है, मतलब मैं आपको एक प्रोडक्ट जो इसका नहीं बनना चाहिए वो बता रहा हूँ आपको, क्या नहीं बन सकता। देखो ज़रा, ये वाला प्रोडक्ट इसका नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा बताते हैं ना, CH3 और CH3, ठीक है, और CH3CO और CH3। देखो ध्यान से, ये वाला जो CO ग्रुप है वो 1 2 सेकेंड कार्बन पर है, तो यहाँ से 1 2 3 कार्बन पर आ जाएगा। अगर इसको लेके चलता हूँ, अगर इसको नहीं लेके चलता हूँ, इधर से काउंट करता हूँ, तो क्या है 1 2 3, यहाँ भी 3rd नंबर पर आ रहा है। तो O ग्रुप CO ग्रुप या एल्कीन दोनों 3 नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो O ग्रुप जो 2 नंबर पर आ रहा है, और इधर की तरफ से भी O ग्रुप जो है 2 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है आपका जो ये गड़बड़ हो जाएगी इसकी, ये वाला आंसर इसका नहीं बनेगा, है ना, ये आंसर इसका नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर रहेगा, फर्स्ट आंसर है इसका, जो कि इनकरेक्ट है, विच इज़ नोट फॉर्म। ज़्यादातर क्वेश्चन में नोट ही पूछा है, ठीक है ना। ओके, हाँ, पेज नंबर क्या है इसका, एल्डोल कंडेंसेशन का पेज नंबर 372, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन 372 पेज नंबर पर मिल जाएगा आपको, ये डायरेक्ट मिल जाएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, क्वेश्चन नंबर 88 चलता है। सो क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट इनहेंस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं SO2 वगैरह, वो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर के साथ कर सकते हैं, है ना, पार्टिकुलेट मैटर के साथ कर सकता है, ठीक है भैया, है ना, और ओजोन के साथ कर सकते हैं, ओजोन के साथ भी कर सकते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं कर सकते, हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं कर सकते। तो हाइड्रोकार्बन के साथ नहीं कर सकते, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये कौन सा आंसर है इसमें, 3rd, तो इसका C आंसर आ जाएगा, है ना। 3rd का मतलब क्या है कि ये दोनों 3 रहेंगे, तो A B, अगर A है, ये B है, ये C है, ये D मैंने आगे लिख दिया है वाला, है ना, तो इसके आंसर आ जाएंगे A B D, ठीक है। तो वैसा आंसर इसका रहा फर्स्ट आंसर में ये ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 407 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पेज नंबर 407 पर ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। चारों रिएक्शन है इसके अंदर, समझ लो, SO2 O2 के साथ भी कर लेगा, ओजोन के साथ भी कर लेगा, और आपका जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ भी कर लेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। जो का तो सारी चारों रिएक्शन वहाँ दे रखी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 होगा, 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 3O2 एरो 2O3, 3O2 एरो 2O3 पर क्या पूछ रहा है, इसमें जो पूछ रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन M, O3 कंसंट्रेशन पूछते, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा Kc का फॉर्म लगा दो। Kc इक्वल टू क्या होता है, O3 का स्क्वायर अपॉन O2 की पावर 3, सीधी बात है। इसने पूछा क्या है, O3 की कंसंट्रेशन पूछा कि O3 की कंसंट्रेशन बराबर कितना, सीधा जो सिंपल गुणा भाग का क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा सारी वैल्यू दे रखी है, Kc की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, रख देंगे डायरेक्ट, है ना। कितना दे रखा है, Kc की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर -59, ठीक है ना। और O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, O2 की ये दे रखी है 0.040 m। दो वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरी निकालनी है, सिंपल। क्या निकालना है, ये निकालना। तो O3 बराबर क्या हो जाएगा, O3 बराबर हो जाएगा Kc, है ना, इंटू O2 का स्क्वायर, O3 की क्यूब, सॉरी इसमें O3 की क्यूब है, इसमें O3 का स्क्वायर। डायरेक्ट कर लेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें से। 89 का पेज नंबर बताना रहेगा, इसका है 199, इक्विलिब्रियम
ये पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर 89 का, जिस पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा केसी वाला, ठीक है ना, डायरेक्ट लग जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 सीधा सीधा आईयूपीएसी नाम पूछा है, एनसीईआरटी में सीधे रखा है, ठीक है, देख लो जरा क्या है। सीधा सीधा काउंटिंग कर लेंगे। OH ग्रुप दे रखा है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, और 5 क्लोरो और 4 मिथाइल और क्या आएगा 6 हेक्सेन, हेक्सेन 1 ओल। सिंपल आईयूपीएसी नाम है, सीधा सीधा दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका। और ये मैं बताऊं ये एनसीईआरटी में इसका भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, डायरेक्ट मिला हुआ है। ऐसे ही बस BR की जगह CL दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में पेज नंबर 352 पर, ठीक है ना, पेज नंबर 352 पे इसका क्वेश्चन मिला हुआ बिल्कुल। कहाँ पर? एल्कोहल एंड फिनोल वाले चैप्टर में, चेक कर सकते हो। एल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कल, भाई बताऊँ भाई ये क्वेश्चन सीधा सीधा मैं बताऊँ, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें दे रखा है KMnO4 वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्केलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडेट, ठीक है। ऐसी लाइन डिक टू डिक लाइन एनसीईआरटी में लिखी पड़ी है, पेज नंबर 234 पर, है ना, पेज नंबर 234 पर लिखी हुई है पूरी लाइन। D एंड F ब्लॉक के अंदर मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। सीधा सीधा मैं इसका आंसर बताऊँ कि इसमें क्या होता है, MnO4 है वो चेंज हो रहा है MnO2 में, तो +7 से कहाँ जा रहा है, +4 के अंदर, तो +7 से +4 में जा रहा है जब आयोडेट बनाता है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी रिएक्शन लिख रही है। रिएक्शन में बताऊँ आपको, MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस I माइनस एरो क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस OH माइनस प्लस IO3 माइनस। सीधा सीधा ये रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ से +7 से +4 में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा भैया 4th आंसर ही पूछा गया ऐसे कैसे, सीधा दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा कि एनर्जी एब्जॉर्ब, किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो सीधा सीधा मैं बताऊँ आपको कि जितना स्ट्रोंग लीजेंड्स रहेगा, स्ट्रोंग लीजेंड्स और हाई एनर्जी एब्जॉर्ब, सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है ना। हाई, अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी का सीधा सीधा सिस्टम ये देखो, VIBGO है ना, विब ग्योर पढ़ रखा अपना, विब GYOR, वायलेट, ठीक है ना, इंडिगो और ब्लू। ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें, हालांकि ऑप्शन में कलर तो नहीं पूछा है, इसमें तो बस एनर्जी पूछा है, तो ऐसे समझ लो, ठीक है, कि हमारे पास जिसमें जैसे इसके अंदर कितने 3, इसमें ईन है, ईन कितने आपके 3 आ रहे हैं, तो ये सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा। अगर इसको A बोलें, इसको B, इसको C, तो C सबसे ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा ये, इसमें 2 हैं, ठीक है ना, C के बाद A के बाद में आ जाएगा B। ये इसका आंसर है भैया CAB, ये आंसर नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में ऐसे छपा हुआ बिल्कुल जो कटो, और क्या है छपा हुआ, पेज नंबर है 260 पे, कोऑर्डिनेशन, है ना, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पेज नंबर 260 पर ऐसा कैसे ही क्वेश्चन छपा हुआ है। 92 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख। सो क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय जिंक H2O गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, एंड ये ओजोन लिसिस का क्वेश्चन है। ओजोन लिसिस में प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि O3 की ओजोन की जिंक और H2O के साथ में, है ना, तो सिंपल ओजोन लिसिस है, कुछ नहीं करना है। क्या बनता है ये देखो जरा, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है HCHO प्लस 2 मिथाइल प्रोपेनॉल प्लस क्या बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 2 3, 2 पर CH3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनल CHO, ये बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं इससे। तो कह रहा कि कंपाउंड X क्या होगा, X, तो सीधा सीधा दोनों को जोड़ दो जरा, देखो जरा HCHO और ये जहाँ से ये इसको ऐसे कर लो, ठीक है, सीधा सीधा जोड़ दो इसको, डबल बॉन्ड निकल जाएगा, तो हमारे पास CH बैलेंस कर लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, इधर आ जाओ, इधर का C और सिंगल बॉन्ड C
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बैलेंस कर लो, H वैच को छोड़ दो, H को मत चक्कर में लगो, है ना। H वैसे बैलेंस कर लेता हूँ मैं, H और CH2, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा, कौन सा नाम हो जाएगा इसका, 2,3 मिथाइल। कितना नंबर है देखो, काउंटिंग कर ले, 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल और ब्यूट 1 इन, ब्यूट, ठीक है ना, 1 इन। ये ऑप्शन नंबर दे रखा है फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। पेज नंबर की बात कर लेते हैं। पेज नंबर इसका जो आ रहा है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 391, 391 पेज नंबर पर है। हाइड्रोकार्बन, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। और इसके जैसा ही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 405, पेज नंबर 405 पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13.5 एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल जो तो पेज नंबर 391 हाइड्रोकार्बन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया, 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि इन लुकास टेस्ट प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है ना, नोन एज लुकास। तो लुकास टेस्ट जो होता है, लुकास टेस्ट वो कौन कौन देते हैं, 3 डिग्री ROH, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ, फिर 2 डिग्री ROH और फिर 1 डिग्री ROH, ये इनका ऑर्डर है लुकास टेस्ट का, ठीक है। अब ये बात तो ठीक कह रहा है कि भैया ये दे रहे हैं अल्कोहल ही दे रहे हैं, सारे अल्कोहल। सेकंड जो ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, नहीं, प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है, टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है उसके अंदर, ओके। तो टर्सरी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है लुकास टेस्ट के लिए। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो दूसरा इसका आंसर है, ठीक है। और जहाँ तक पेज नंबर की बात है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी में 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ, 2 लाइन के अंदर पूरा क्वेश्चन है ना। पेज नंबर 338 पेज पे देख लेना आप जाके। और एनसीईआरटी का अल्कोहल और फिनोल है ना, चैप्टर का नाम है अल्कोहल एंड फिनोल। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो कर तो ऐसे ही मिलेगा, छपा हुआ बिल्कुल, ओके। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि 10 लीटर फ्लास्क में कंटेन करता है कितना, 64 ग्राम ऑक्सीजन, 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, कैसी देखो, PV बराबर NRT, PV इक्वल टू NRT, इस वाले फॉर्मूले पे लगा दो, डायरेक्ट हो जाएगा। क्या दे रखा है, 10 लीटर, 10.0 लीटर मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना। ग्राम दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट कितना, 64 ग्राम। तो इससे मोल निकाल लेंगे, मोल बराबर वेट अपन मोल के वेट, 64 अपॉन मोल के वेट कितना, ऑक्सीजन का, O2 का 32, ठीक है, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया। और क्या कह रहा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जिसको चेंज कर लेंगे 300 आ जाएगा केल्विन में, 273 जोड़ देंगे इसके अंदर। R की वैल्यू भी दे रखी है भैया, सब दे रखा है, 0.0831, सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ, ठीक है। बस जोड़ घटा गुणा भाग करनी है, सीधे फॉर्मूले में रखो, प्रेशर निकाल लो, बात खत्म करो। P इक्वल टू N/V इंटू RT, बस आंसर जो आ जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा, न्यूमेरिकल कर लेते रहना, है ना। 4.9 इसका आंसर आ रहा है, 4.9 मतलब आंसर वैल्यू नंबर 3, ठीक है, 3rd ऑप्शन सही है इसका, 4.9। तो ये हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका जो स्टेट ऑफ मैटर में मिलेगा आपको 145 पेज पे, 145 पेज पे मिलेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन और इससे संबंधित कंसेप्ट बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। 95 हो गया, और देख लेते, 2-4 क्वेश्चन और रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He+ आयन, ठीक है, इज 105.8 pm। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर, सेकेंड बोर ऑर्बिट बोल रखा, थर्ड दे रखा है, तो आप इसे समझ लो सेकेंड बोहर ऑर्बिट है ना, और थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला बता देते हैं, R इक्वल टू R प्रोपोर्शनल N²/Z, ठीक है। इस फॉर्मूले में लगा दोगे, हीलियम प्लस दे रखा तो उसका तो कितना हो जाएगा आपका जो He, डायरेक्ट लगा सकते हो या उसका कैलकुलेट करके भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में क्या, तो R1/R2 इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1, डायरेक्ट कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। अब क्या वैल्यू दे रखी है देख लेंगे, एक की दे रखी है 108, Z तो पता ही होगा, हीलियम का कितना होता है, हीलियम He+, हीलियम 2, और दूसरा का लिथियम का 3 का 3 यहाँ रख देंगे, 2 यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, R दे रखा है इसमें, कितना दे रखा है, ये हीलियम का R कितना दे रखा है,
ये क्या नाम है इसका, nth ऑर्बिट, nth कितना दे रखा है इसका जो है सेकंड, है ना, तो n इक्वल टू 2 रख देंगे, ठीक है। और रेडियस इसकी दे रखी है r, तो R1 कितना दे रखा है 105.8, ठीक है ना। पिकोमीटर में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंसर इसका आ जाएगा आपका जो है 158.7 एंगस्ट्रॉम आ रहा है इसका आंसर थर्ड। कैलकुलेट कर लेना, सीधा हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अरे R1 दे रखा है, N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, R2 पूछ रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। सेकंड बोर ऑर्बिट पूछ रहा है, वो थर्ड बोर ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ रख देंगे वैल्यू, N1 कितना करेंगे, N1 ये हो जाएगा, N2 कितना कर लेंगे, है ना, N2 थर्ड करा, थर्ड कर लो, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, इसका हो जाएगा सब, R2 निकालना। क्वेश्चन नंबर 96 था ये, ओके। हाँ, NCERT की बात कर लेते हो, NCERT में पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, है ना, पेज नंबर 49 पे मिल जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन सबको बोनस पॉइंट मिला है इसका, क्योंकि इसकी आंसर की वैल्यू गलत आ रही है, सीधा मैं बताऊं आपको, लेकिन फिर भी जिसने करा उसी को तो बोनस मिलेगा, जो ना करेगा उसको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 2.303 RT अपॉन NF log Q, तो फॉर्मूला पता हुआ है, नर्स इक्वेशन है तुम्हारी, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। इसमें ई सेल भी दे रखा है, और इसमें ये जो 2.303 RT इसकी वैल्यू भी दे रखी है, एफ की ये वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 0.059, इसको डायरेक्ट रख देंगे। तो ये वैल्यू ई सेल की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 10.5। log Q में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर रखी जाएगी 0.001 m अपॉन 0.001 m। अब ये वैल्यू करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो इसका 10.5, तो 10 पॉइंट की रेंज में आएगा, लेकिन आंसर दे रखा 1.05, ये आंसर गलत है इसका, ठीक है ना। 10 पॉइंट कुछ आना चाहिए था, 10.05 होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा इसका। ये सारा सिस्टम करना है इसमें, लेकिन ऑप्शन ही गलत दे रखा, तो क्या कर सकते हैं। तो इसका 97 का सबको बराबर नंबर मिलेगा। लेकिन NCERT की बात करते हैं तो NCERT में पेज नंबर 73 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर आपको मिल जाएगा 73 पेज पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया, 98 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98, देखो 98 क्वेश्चन बेफिजूल का क्वेश्चन बनाया, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, 98 वाले क्वेश्चन में ये इन्होंने थोड़ा सा लंबा है, FCC वाला है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का, D = ZM अपॉन A की क्यूब NA। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लंबे तरीके से आ जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका सीधा का है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब कॉपर का एटॉमिक मास पूछा गया है, तो कॉपर का एटॉमिक मास सीधा सबको पता है 63.1 U होता है यूनिट, ठीक है, जो कि फोर्थ आंसर है। सिंपल लगा सकते हो, 63.1 दे रखा है, 65 दे रखा है, 60 दे रखा है, 31 दे रखा है, तो 63.1 यूनिट आ जाएगा, ऐसा करके। या ना कि फिर दूसरा तरीका क्या, वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, जो दे रखा है, FCC दे रखा है, एज लाइन दे रखा है, सब निकाल सकते रख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। ये भी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल तरीका ऐसे ही आ जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 90, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का पेज नंबर मैं बताऊँ, NCERT का पेज नंबर 33, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 1.15, ठीक है, 22 पेज पर, और चैप्टर का नाम क्या है, ये सॉलिड स्टेट देख लेना। सॉलिड स्टेट में 33 और 22 पेज पे देखना, 33-22 पेज पे आपको मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला 22 पे मिलेगा, 33 पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 का, क्वेश्चन नंबर 99 है ये आपका। इसमें कह रहा है कि हेमेटाइट, इनके फॉर्मूले पूछे, सीधा आपको मेटलर्जी वाले चैप्टर में पहले पन्ने पे दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात ना। वैसे मैं बता देता हूँ, हेमेटाइट का आपका हो जाएगा ये Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, कालेमाइन का ये होगा, और इसका ये होगा, बस बात खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते रहना, आंसर इसका है थर्ड, ठीक है। और NCERT की बात करते हैं, NCERT में पेज नंबर दे रखा है 152, है ना, पेज नंबर 152, चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मैं डायरेक्ट मेटलर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, मेटलर्जी वाले चैप्टर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछा है।
100 क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 100 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, उसका आपको रेट कांस्टेंट पूछना। बताओ ये क्वेश्चन है कोई पूछने लायक है ना। K बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हो, या R अपॉन R नोट लिख सकते हो, है ना, R नोट अपॉन R। तो सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू भी दे रखी है इसकी कि A से प्रोडक्ट बन रहा है, P बन रहा है, ठीक है। A की कंसंट्रेशन भी दे रखी है भैया, 0.1 इसकी दे रखी है, विच बिकम्स 0.001, 0.001 इसकी दे रखी है, ठीक है ना। 5 मिनट्स, 5 मिनट में टी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया भाई। पूछ करा, रेट कांस्टेंट पूछ रहा, सीधा सीधा आंसर कर लेना भैया। 0.9212 इसका आंसर आ रहा भैया, पहला आंसर। सीधा कैलकुलेट करोगे, वैल्यू रखोगे बस, है ना। ऊपर वाले केस में क्या करेंगे, इसमें तो रख देंगे ये वाली वैल्यू, अरे लिख देंगे यार log 0.1 अपॉन A माइनस एक्स 0.001, ठीक है ना। सॉल्व करना और कुछ भी ना करना, इसको डिवाइड करके आके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 100। और इसका जो NCERT की बात करता हूँ मैं, NCERT में पेज नंबर 108 है ना, पेज नंबर 108 पर दे रखा है आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है 4.5, ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 100 और ये फिनिश हो गया। ओके बच्चों, तो ये था आपका नीट का पेपर, ओ सॉरी ये था आपका NCERT का पेपर। NCERT का पेपर नहीं, नीट का पेपर। अब पता नहीं NCERT का पेपर है नीट का पेपर है, NCERT पूरी छपी पड़ी है, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर केमिस्ट्री का मैं कर चुका हूँ, जो कि NCERT से बाहर नहीं आया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इसके, क्वेश्चन नंबर 1 से 51 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। सो ये था आपका पेपर, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया है, ठीक है, बधाई हो उनके लिए। और जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है टेंशन मत लो, कौन सा नीट 12 साल बाद आता है, अगले साल फिर आ जाएगा, अभी 4 महीने बाद में। अभी कितना, अभी आपका चल रहा जुलाई चल रहा है, आपका जो जनवरी से फरवरी से फार्म भरने लग जाएंगे, बस कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है ना। 6-7 महीने बाद फिर आ जाएगा, क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है, अपना जो पढ़ो, मेहनत करो, जिनकी जो कमियां रह गई है वो कमी का सुधार करेंगे, ठीक है। जो बच्चे इस बार रह जा रहे हैं वो अगली बार आएंगे, कोई बात नहीं, डॉक्टर सबको बनना है, ठीक है ना। और जिनका जो बन जा रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कमेंट में कमेंट लिख सकता है। और हमारा इंस्टाग्राम ID है DR लवेश त्यागी, ठीक है, उस पर भी आपने कमेंट डाल सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।